गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए फटाफट तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। पिछले साल की गर्मियां देखकर हर किसी को खौफ था कि अगले साल यानी कि इस साल और तेज गर्मी होगी, और ऐसा ही होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते के अंत तक पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। बीते दिन के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री तक पहुंच गया। ये सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री रहा। बीते दिन सबसे अधिक 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान आयानगर का दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि दिन के दौरान आर्द्रता का स्तर 50% से 16% के बीच रहा। मौसम विभाग ने आज दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 16 डिग्री पर बना रहेगा। इसी बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि शहर की वायु गुणवत्ता पिछले 5 दिन से मध्यम श्रेणी में आ गई है। शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 217 रहा और वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार यानी आज तेज सूरज निकलेगा। इस दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। शुक्रवार को यानी आने वाले दिन में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं शनिवार और रविवार यानी कि हफ्ते के अंत में आसमान एकदम साफ हो जाएगा और अगले हफ्ते से गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। इस दौरान तापमान 40 डिग्री को पार कर सकता है। वहीं अगले हफ्ते बुधवार को तापमान के 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद तत्काल प्रभाव से दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप चरण 1 लागू कर दिया है। CAQR ने एक बयान में कहा कि निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक औसत AQI के आधार पर लिया गया है। बीते दिन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। इस पर काफी लंबी चर्चा भी हुई। चर्चा के बाद विपक्ष ने हंगामा भी किया, जिसके बाद देर रात बिल को लेकर समर्थन में और जो उसके खिलाफ थे उसको लेकर वोटिंग की गई है। आपको बता दें कि समर्थन में 288 वोट पड़े और इसी के जो बिल के खिलाफ थे उसमें 232 वोट सामने आए, जिसके बाद लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। इसी के साथ AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को मुसलमानों पर हमला बताते हुए बिल को फाड़ दिया। वहीं विपक्ष द्वारा विधेयक को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताए जाने समेत सरकार ने एक-एक आपत्तियों का जवाब दिया और आशंकाएं दूर की। सरकार ने मुस्लिमों को आश्वस्त किया कि ये बिल उनकी मस्जिद और दरगाह छीनने और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए नहीं है, बल्कि संपत्तियों के नियमन और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। नया कानून अधिसूचना निकालने के दिन से ही प्रभावी होगा। वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक कहने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति से संबंधित कानून दशकों से अस्तित्व में है। वहीं अदालतों द्वारा इसे रद्द नहीं किया गया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित देश कोई नहीं है। वहीं इस बिल के पास होते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो ये वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इसे चुनौती देंगे और अपनी लड़ाई को सड़कों तक लेकर आएंगे। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्फ तरमीमी बिल से जो निज़ाम जरम भरम हुआ है उस पर मौजूदा वक्फ कवानीन की रोशनी में नज़रसानी होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। JPC ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा है और ज़्यादातर दफात और शराइत बिजनसी बरकरार है, बल्कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि JPC महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित कानून की आलोचना करते हुए बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने दावा किया कि ये मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, इसे इस सोच से शुरू किया गया है कि वो हमारी संपत्ति छीन लेंगे। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम पराजित हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये तो शुरुआत है। संयुक्त संसदीय समिति में विचार विमर्श के दौरान बिल का विरोध किया गया। ये देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि प्रस्तावित कानून भारत के ताने बाने को खतरे में डालता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बैंकॉक के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि वो वहां थाई प्रधानमंत्री से
बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पर थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी श्रीलंका भी जाएंगे। बिम्स्टेक के लिहाज से ये काफी खास यात्रा होने वाली है, क्योंकि श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक का हिस्सा हैं। उधर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। पोस्ट में कहा कि वो अगले 3 दिनों में थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के साथ बिम्स्टेक देशों के भारत के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि बैंकॉक में मैं प्रधानमंत्री पैटोंगटान शिनावात्रा से मिलूंगा और भारत थाईलैंड के मैत्रीपूर्ण संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये व्यवहार सही नहीं है। आपको बता दें कि भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन न्यूनतम टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगा। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। तो हमने आपको दिखाई ये सभी अहम खबरें। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।